नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका अपना जितेंद्र सर। आज हम 10th का साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 36 लेकर आया हूँ और यह हिंदी माध्यम में है। और यह वर्कशीट आपका 25 सितंबर 2020 के लिए है। तो आइए, धातु और अधातु का चैप्टर आपका ख़त्म होता है और आपका धातु और अधातु चैप्टर से एक एक करके सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है, लघुत्तरीय है और दीर्घोत्तरीय है। तो इसे बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं और मैंने हर एक क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन मैंने लिख करके प्रोवाइड किया है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन बेहतर लगेगा। तो इसलिए करके अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए एक एक करके इसे हम देखते हैं। फिर इसका एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी विलय है, वह तत्व हो सकता है। तो वह तत्व सिंपली कैल्शियम होगा। क्या होगा? कैल्शियम होगा। उसके बाद आप सेकेंड देख सकते हैं इसी में, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अभी बताया था इससे पहले। जो क्षारीय होती है, क्षारीय क्यों होती है? क्योंकि क्षारीय जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है। और थर्ड है अधातु, जो विद्युत की सुचालक है। वो क्या होता है? अधातु तो ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है। ठीक है। अधातु है ग्रेफाइट। ये आपके एग्जाम में कितने बार ये पूछे गए हुए हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से बेहतर तरीके से देखते हैं। ठीक है, वो मैं स्टार्टिंग में लगाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम की उनकी सक्रियता आधार पर बढ़ते हुए क्रम में नियोजित कीजिए। तो आइए इसको किया है। ठीक है, एक एक करके आपको देखना है, सिर्फ सॉल्यूशन देखना है और इसको लिखना है, नोट डाउन करना है। देखिए क्या है। पहला कैल्शियम, क्षारीय, ग्रेफाइट, सिल्वर, कॉपर। सिल्वर से बड़ा होगा कॉपर, कॉपर से ज़्यादा होगा एल्युमिनियम होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देखते हैं। शीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातु की सूची को क्या नाम दिया गया है? सक्रिय श्रेणी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपको। यहाँ देखिए, ये है आपका खाली जगह है। अभिक्रियाशील धातुएं अपने से डैश अभिक्रियाशील धातु उसको उसके लक्षण विलयन से विस्थापित कर देता है। तो कम अभिक्रियाशील धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु को उसके लक्षण से विलयन से विस्थापित कर देता है। 7वां नंबर आप देख सकते हैं, अधातुओं द्वारा बनाए गए आयन का नाम धनायन या ऋणायन। तो ऋणायन होता है। आपको पिछली वाले वर्कशीट में भी मैंने अच्छे से समझाया था। आप क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कुछ धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। ऐसी धातुएं कि एक धातु का नाम बताइए। तो वो क्या है? सिल्वर, जिसे सोना सिल्वर होता है और सोना होता है। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम है। किसी तत्व ई जिसका जेड यानी परमाणु संख्या 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, तो यह 6 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा अथवा 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। बहुत एज लाइक सिंपल। अब हम लघुत्तरीय क्वेश्चन पे आते हैं। लघुत्तरीय क्वेश्चन का पहला नंबर देखिए। लघुत्तरीय क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित अभिक्रिया के समीकरण को पूरा कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया के समीकरण को पूरा कीजिए। तो देखिए, आयरन जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो Fe3O4 ये सॉलिड स्टेट में और 4H2O बनाता है गैस स्टेट में। कैल्शियम जब वाटर के साथ करता है तो CaOH का होल 2 और एक्वस है, ये घुलनशील है और प्लस वो हाइड्रोजन गैस निकलता है। उसके बाद थर्ड देख सकते हैं आप, पोटासियम प्लस वाटर, तो ये 2K और 2KSH मतलब हाइड्रोजन वाटर के साथ करेगा तो 2KOH और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और साथ साथ में हीट ऊष्मा भी रिलीज करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राय जब धातु की अभिक्रिया खनिज अम्लों के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन जब धातु की अभिक्रिया मैंगनीज और मैग्नीशियम तनु अम्ल HNO3 यानी नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता, इसीलिए HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है और H हाइड्रोजन
प्राप्त होता है जो ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है और खुद नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइड एमिनो नाइट्रोस ऑक्साइड नाइट्रोस ऑक्साइड नाइट्रोस अपचयित हो जाता है। और लेकिन मैग्नीशियम एवं मैंगनीज तनु अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H गैस उत्सर्जित करता है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है, ठीक है। इसका उपयोग कर धातु और अधातु के नाम के बीच विभेद करना। इसका उपयोग करके क्या करना है, धातु और अधातु के बीच में अंतर को आपको बताना। तो धातु की सहायता से धातु को पीटकर चादरे में बदला जा सकता है, इसीलिए इन्हें अघातवर्धक कहा जाता है। जबकि अधातुओं को पीटकर चादरों में नहीं बदला जा सकता। जबकि बैटरी, बल्ब, स्विच एवं तार की सहायता से परिपथ जोड़ते हैं तो केवल धातुएं विद्युत धारा प्रवाहित करती है, जिसके फलस्वरूप पता चलता है कि धातु की चालक है, परंतु अधातु विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित नहीं होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं धातुओं और अधातुओं में विभेद के लिए इन परीक्षणों का आकलन कीजिए। तो देखिए बहुत आसान है। प्रथम प्रयोग से पता चलता है कि अघातवर्धक का गुण केवल धातुओं में पाया जाता है, जबकि अधातु में यह गुण नहीं पाया जाता है। और दूसरे प्रयोग से पता चलता है कि अधातु विद्युत की चालक नहीं होती, जबकि धातु विद्युत की चालक होती है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए और अभिक्रिया के सहित क्या करना है, इसे सहित दीजिए, मतलब बताइए। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल प्रदान करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और जैसे इसको एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं, जिंक ऑक्साइड कहते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब इसका अभिक्रिया होगा तो ये क्या होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड और प्लस वाटर क्षारीय बनेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेगा तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और वाटर बनेगा। ये क्या है, 2NaAlO3 है, अम्लीय बनेगा। कारण बताइए। तो गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। क्यों? क्योंकि इसका रीजन बहुत सिंपल है। कॉपर ठंडे पानी, गर्म जल या भाप के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन लोहे भाप के साथ प्रतिक्रिया करता है। यदि पानी के टैंक स्टील से बने होते जो लोहे की मिश्र धातु होती है तो लोहे गर्म पानी से बनने वाली भाप से प्रक्रिया करता है। तो ये आयरन और प्लस वाटर है तो ये आयरन फेरस ऑक्साइड हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा। यही कारण है कि तांबे का उपयोग गर्म पानी के टैंक और स्टील बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए आप यहाँ आभूषण बनाने में सोने और चांदी का उपयोग किया जाता है। आभूषण बनाने के लिए सोने और चांदी का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसकी धात्विक चमक होती है एवं ये अघातवर्धक एवं तन्य धातु अर्थात ये कम अभिक्रियाशील धातु होती है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज डेट गोल्ड है, गोल्ड के साथ हमेशा कॉपर को ऐड करके बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने प्योर गोल्ड कोई शेप ही नहीं बन सकता, कोई आकार ही नहीं बन सकता, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, कॉपर मिला करके हम बनाते हैं ताकि उसका शेप बने, कोई आकार बने, फिर उसका जेवर आभूषण के रूप में उपयोग करते हैं। उसका सी नंबर देख सकते हैं। सोडियम, पोटासियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। इसीलिए संग्रहित किया जाता है क्योंकि ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है और ये वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। अतः किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए इन धातुओं को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जो जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है, यानी इन सारे धातुओं के साथ गर्म किया जाता है तो इनका क्या प्रतिक्रिया होगा। तो देखिए अगर धातु जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ किया जाएगा तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा। मैग्नीशियम के साथ अगर जिंक ऑक्साइड को किया जाएगा तो विस्थापन अभिक्रिया होगा और कॉपर को जिंक ऑक्साइड के साथ किया जाएगा तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगा, मैग्नीशियम का, जिंक का भी और कॉपर का भी कोई अभिक्रिया नहीं होगा। अब उसके बाद जो है ना कॉपर का जो है ना कॉपर ऑक्साइड का विस्थापन कर हो जाएगा और ये विस्थापन अभिक्रिया होगा और कोई अभिक्रिया नहीं होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पा रहे हैं यहाँ, किसी एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जिसकी आघात वर्धेयता सबसे अधिक होती है, जैसे तो उसका सोना होता है, और जिसकी ऊष्मा की सुचालकता सबसे अधिक होती है, ऊष्मा की सुचालकता सबसे अधिक होती है वो सिल्वर होती है। अब क्वेश्चन सी नंबर इसी में है, जो उन्मुक्त अवस्था में पाया जाता है वो है एल्युमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एल्युमिनियम में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण उद्योग जगत में इसकी काफ़ी मांग है? तो उद्योग जगत में एल्युमिनियम धातु के गुण की वजह से मांग है, क्योंकि ये क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है एल्युमिनियम, और धातु एवं एक शक्तिशाली अपचायक होती है, इसीलिए इसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 9 थे, खुद करेंगे और कमेंट कर सेक्शन में आप इसका जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है दोस्तों, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। अगर करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं लास्ट में बता दूंगा। बट हाँ, आप लोग करके जरूर बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कितने बच्चे इस सभी वीडियो को सुनते हैं, और ताकि ये नॉलेजेबल है, हेल्पफुल है, इसे वीडियो को सुनिए तब जाकर के, क्योंकि आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप इतना एक्टिव तो हो ही सकते हैं। ओके, अब देखिए उसके बाद जो है ना, यहाँ आप देख पा रहे हैं 9th हो गया। 10th है, क्या दी गई संरचना को देखिए और लिखिए। रासायनिक सूत्र सोडियम Na2O है। धातु डैश धातु ऑक्सीजन, तो सोडियम हो जाए, धातु ऑक्सीजन सी ऋणायन ऑक्सीजन होता है, धनायन सोडियम होता है, ठीक है। अब उसके बाद आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे आ सकते हैं। 2 परमाणु A और B से बनने वाली यौगिक के निर्माण में A 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और B 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, तो A और B के बीच बनने वाले आबंध कौन सा है? तो आयनिक आबंध, इसीलिए इलेक्ट्रॉन खो रहा है। क्या है? आयनिक आबंध है। आयनिक आबंध इससे पहले पढ़ा था। A और B से बनने वाले इस यौगिक का सूत्र भी बताइए, तो AB2 होगा। और उसके बाद बी नंबर है, इस प्रकार बनने वाले मैग्नीशियम क्लोराइड अणु के निर्माण का वर्णन कीजिए। तो मैं 2Cl + 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। यहाँ देखिए, पहले आप ये लिखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड का गठन Mg तो कैसे करता है? Mg2+, डबल प्लस डाल दिया, 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। तो इसके बाद आपको ये लिखना है 2 क्लोरीन + 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 क्लोरीन और मैग्नीशियम 2+ +2 क्लोरीन, मतलब 2 जो है ना लूज करेगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड ये बन जाएगा। अब आप सी नंबर देख सकते हैं, साधारण नमक केवल पिघली अवस्था में विद्युत का सुचालन करते हैं, क्योंकि जब सोडियम क्लोराइड को पिघलाया जाता है तो आयन गतिशील बन जाता है, और इसीलिए वे विद्युत का संचालन करते हैं। अब उसके बाद आप सोडियम का गलनांक, सोडियम क्लोराइड का गलनांक कुछ क्यों होता है? क्योंकि सोडियम और क्लोरीन के मजबूत आयनिक आकर्षण बल के कारण इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए गलनांक अधिक होता है। अब उसके बाद आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर को बताइए। तन्यता, आघात वर्धेयता, घनत्व, रूप और विद्युत चालकता। तो देखिए तन्यता, ये देखिए आपको आप ये सब लिख लीजिए, ये आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। कठोरता भी कर लीजिए, रूप भी कर लीजिए, धात्विक भी कर लीजिए, लेकिन आपको जो है ना इसमें पूछा गया, ये बोला पूछा गया, ठीक है। उसके बाद आपको तन्यता पूछा गया, फिर उसके बाद विद्युत व ऊष्मा की सुचालकता, घनत्व पूछा गया। तो इसको आपको क्या करना है, कर लेना है बेहतर तरीके से, ठीक है। इसे भी आप कर सकते हैं, करना चाहिए आपको। बोर्ड के एग्जाम में पता नहीं कहाँ कैसे पूछ देता है। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया सिंपली जो है, एक्वारेजिया अम्लराज या एक्वारेजिया अम्लों का एक मिश्रण है। यह एक अत्यंत संक्षारक अम्ल है। तुरंत बना एक्वारेजिया रंगीन होता है और कुछ समय पश्चात नारंगी हो जाता है। समुद्री सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताजा मिश्रण ही अम्लराज है। क्या है? ताजा मिश्रण ही अम्लराज है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, धातुओं की अन्य लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया पर टिप्पणी संक्षिप्त में लिखिए। तो अन्य विलयनों के साथ जो है ना धातु, आप यहाँ देख पा रहे हैं, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातुओं को अनेक विलयन से विस्थापित करती है, और यह धातु की सक्रियता श्रेणी अर्थात वह रुचि जिसमें धातु में क्रियाशीलता के अवरोही क्रम के व्यवस्थित किया जाता है। जैसे इसका आप देख सकते हैं, Fe सॉलिड स्टेट में, CuSO4 कॉपर सल्फेट है, ये मिश्रण अवस्था में है, और FeSO4 और प्लस Cu सॉलिड में हो गया, तो ये कॉपर सल्फेट हो गया और फेरस सल्फेट हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।